नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पर। सभी साथी जल्द से जल्द क्लास में आ जाएंगे और अपने जो आपके सभी मित्र हैं उन सबको क्लास जल्द से जल्द शेयर कर दें ताकि वो सब भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में नई विचारधारा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 2-3 दिन से। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत जो हमने आपको बताया होगा कि तमाम प्रकार के क्या आते हैं, कुछ सिद्धांत आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया होगा कि भाई द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है और साहब आपके ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है। इसी के लिए हम लोग इतिहास की आर्थिक व्याख्या या फिर आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत कहते हैं। अगला है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। तो ये सभी जो सिद्धांत आते हैं वो वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत आते हैं और वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक हैं वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो साथियों, हम लोग कार्ल मार्क्स चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं 2-3 दिन से। तो बात करिए साथियों, इससे जो पिछला सेशन हुआ था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया होगा कि भाई जो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत था उसके बारे में बताया होगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, एक मैं कथन में आपको बता रहा हूँ वो आप मुझे बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि हीगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया। ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? जैसे प्लेटो, अरस्तु, टी.एच. ग्रीन, है ना, कार्ल मार्क्स, इन चारों में से आप लोग मुझे बताइएगा कि भाई ये किसका कथन माना जाता है। ठीक है, ठीक भैया। एक और बताइएगा, राज्य व्यक्तियों का बृहद रूप है। ऑप्शन यही रहेंगे, सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों बताइएगा। तो आज का टॉपिक डालिए साथियों, हम लोग दूसरे वैज्ञानिक समाजवाद का जो दूसरा सिद्धांत है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए डालिए ऐतिहासिक भौतिकवाद, या इसी के लिए हम इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या फिर आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, या इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, या फिर आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत। समझ रहे हैं आप कि हम लोग आज वैज्ञानिक समाजवाद का जो दूसरा सिद्धांत है उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए तो साथियों समझने का प्रयास करें आप लोग। हमने आपको इससे पहला जो सिद्धांत पढ़ाया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, और उस जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में मैंने आपको बताया होगा कि ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है ये मार्क्स के राजनीतिक विचारों का क्या है, मूल आधार है। मार्क्स के राजनीतिक विचारों का क्या है, ये मूल आधार है।
वही साथियों ये जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत उसका विकसित रूप है। किसका विकसित रूप है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का ये क्या है भैया? विकसित रूप है। समझ रहे हैं आप? क्लियर है मेरी बात आप यहां तक? विकसित रूप है किसका? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का। इस सिद्धांत में मार्क्स ने ये बताने का प्रयास किया साथियों, इन्होंने बताने का प्रयास किया कि जिस प्रकार इतिहास के विभिन्न युगों में, जिस प्रकार इतिहास के विभिन्न युगों से उत्पादन के साधनों का उदय हुआ, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास के विभिन्न युग बताए हैं, पहले समझिएगा। तो इस सिद्धांत में मार्क्स ने बताने का प्रयास किया कि जिस प्रकार इतिहास के विभिन्न युगों से उत्पादन के साधनों का उदय हुआ और विभिन्न युगों में उत्पादन के साधन के आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण अलग अलग रूपों में था। सुनिए दोबारा, मैंने आपको बताया कि भाई आर्थिक व्याख्या इतिहास की जब इन्होंने करी, इस सिद्धांत में मार्क्स ने बताया कि जिस प्रकार इतिहास के विभिन्न युगों से उत्पादन के साधनों का उदय हुआ। इतिहास के विभिन्न युग रहे हैं और उनसे क्या हुआ? उत्पादन के साधनों का उदय हुआ और विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों के आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण अलग अलग रूपों में था। यानी कि भैया जिस समय उन्होंने, मैं आपको बताऊंगा आगे, उन्होंने अनेक रूप बताए इतिहास के, जैसे आदिम साम्यवादी समाज उन्होंने बताया, दास युग उन्होंने बताया, सामंती युग उन्होंने बताया, पूंजीवादी युग उन्होंने बताया, साम्यवादी युग उन्होंने बताया, समाजवादी युग उन्होंने बताया। तो ये जो उन्होंने युग बताए ये अपने अलग अलग टाइम पीरियड में थे। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जब उत्पादन के साधन साम्यवादी युग में संपूर्ण व्यवस्था यानी कि संपूर्ण लोगों में, संपूर्ण समाज के हाथों में जब उत्पादन के साधनों पर साझा नियंत्रण रहा होगा, तो उस समय संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण भी संपूर्ण समाज ने किया होगा। ऐसे ही यदि पूंजीवादी में कहा जाए तो पूंजीवादी समाज में, पूंजीवादी युग में केवल अमीर वर्ग ने, केवल पूंजीवादी वर्ग का ही क्या था? उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल था, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था और वही क्या करते थे? वही संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करते थे। तो उन्होंने यही बात बताने का प्रयास किया कि इतिहास के विभिन्न युगों से क्या हुआ है? उत्पादन के साधनों का उदय हुआ है और विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों के आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण अलग अलग रूपों में था। तो भैया जिस समय प्रारंभ युग रहा होगा उस समय कुछ और रहा होगा उत्पादन के साधनों का पर मालिक, और वही संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करता होगा। उसके बाद समय और बदला, दास युग आया, सामंती युग आया, पूंजीवादी युग आया। तो इस समय जो मालिक था उत्पादन के साधनों का वही संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करता था। यही बात तो इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार इतिहास के विभिन्न युगों से उत्पादन के साधनों का उदय हुआ है और विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों के आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण होता रहता था और अलग अलग रूपों में हुआ। उस समय कुछ और था, फिर कुछ और हो गया। जो उत्पादन के साधनों का मालिक बनेगा वही संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करेगा। आप ये बात अपने कान खोल कर सुन लीजिए, दिमाग में चिपका ले भैया, ठीक है जी। जो मार्क्स थे हमारे, मार्क्स ने साथियों उत्पादन के साधनों को क्या बताया? आधार बताया। उत्पादन के साधनों को क्या बताया? आधार बताया। और अन्य सभी को क्या बताया? अधिसंरचना बताया। बात समझते रहिएगा। मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारे मार्क्स हैं, मार्क्स ने साथियों जो उत्पादन के साधन हैं
मार्क्स ने क्या बताया, जो उत्पादन के साधन हैं, जो उत्पादन के जो भैया साधन है ना, उनको क्या बताया, उनको आधार बताया। उनको क्या बताया, आधार बताया। ये क्या है, ये आधार बताया। उत्पादन के साधनों को क्या बताया भैया, आधार बताया। और अन्य सभी को क्या बताया, अन्य सभी को भैया क्या बताया, अधिसंरचना बताया। अन्य सभी को क्या बताया भैया, अधिसंरचना बताया। इसके आसपास क्या है, ये अधिसंरचना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जैसे जैसे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। तो मेरे बताने का मतलब यह है कि इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के साधनों को क्या बताया, आधार बताया। किसी भी व्यवस्था का क्या बताया, आधार बताया। और ये जो सभी हैं, है ना, ये जो सभी हैं, इनको क्या बताया, इनको अधिसंरचना बताया। यानी कि जिस व्यक्ति का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा, वही व्यक्ति इन सभी व्यवस्थाओं का क्या करेगा भैया, निर्धारण करेगा। बात के लिए समझ में आई? यानी कि वही व्यक्ति सांस्कृतिक नियम बनाएगा, वही व्यक्ति धार्मिक नियम बनाएगा, वही व्यक्ति आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण करेगा, वही व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करेगा, वही व्यक्ति शैक्षणिक व्यवस्था का निर्धारण करेगा। बात समझ में आई? अरे क्लियर है बात भैया? बहुत बढ़िया, ठीक है। मार्क्स ने विभिन्न युगों की बात करी है। मार्क्स ने विभिन्न युगों की बात करी। उन्होंने पहला बताया, क्या बताया उन्होंने बताया कि आदिम साम्यवादी समाज, आदिम, पहले समझ लीजिए, आदिम साम्यवादी समाज, आदिम साम्यवादी समाज उन्होंने पहली बात करी। ये इतिहास का उन्होंने क्या बताया, पहला युग बताया। तो जब आदिम साम्यवादी की उन्होंने बात करी, तो आदिम साम्यवादी समाज में उन्होंने बताने का प्रयास किया कि भैया इस समय उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था। प्रारंभ में, जब जिस समय आदिम समाज था, उस समय प्रारंभ में साथियों उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था। यहाँ पर भैया उत्पादन जो है, उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के जो साधन हैं, उनका जो है उदय नहीं हुआ है ना। इस समय ना तो कोई वर्ग था, ना कोई वर्ग था, और ना ही भैया इस समय कोई राज्य था। ना तो इस समय कोई वर्ग था, ना कोई राज्य था। लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे। सब पर क्या थे, सब पर प्राकृतिक संसाधन बराबर थे। सभी अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य करते थे। तो सभी अपनी आवश्यकता का, क्षमता के अनुसार कार्य करते थे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाते थे। सभी मिलजुल कर रहते थे। कहाँ पर, आदिम समाज में। बात क्लियर समझ में आई कि भैया आदिम समाज जो था, आदिम समाज में प्यार मोहब्बत की बातें थी। यहाँ पर लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। अपने पराये की कोई लालसा नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी उन्होंने। अपने पराये की कोई लालसा नहीं थी। व्यक्ति मानव मानव के लिए जीता था, मानव मानव के लिए जीता था। ये था आदिम समाज। जिस समय उत्पादन के साधनों का, हमारा उत्पादन के साधनों को उदय नहीं हुआ था, ना ही इस समय कोई वर्ग था, ना ही कोई राज्य था। जब ना वर्ग था, ना राज्य था, उत्पादन के साधनों को उदय नहीं हुआ था, तो भैया स्वाभाविक है कि भाई आपस में जो लोगों में प्रेम है, लोगों में अपने पराये की जो लालसा है, वो बिल्कुल नहीं पनपेगी। लोग मिलजुल कर रहेंगे। तो ऐसी व्यवस्था थी कहाँ पर, आदिम समाज में, आदिम समाज में। दूसरा आया अपना दास युग। दूसरा आया अपना दास युग, दास युग। दूसरा आया अपना दास युग। और दास युग में क्या हुआ मेरे साथी, दास युग में जो समाज था, जो समाज था हमारा, समाज किस में बट गया, समाज भैया, समाज दो रूपों में बट गया। एक जो बना स्वामी, दूसरा जो बना दास। जो बना दास यानी गरीब, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि स्वामी मतलब मालिक, ठीक है भाई।
कह सकते हैं हम। तो इस समय दास युग आया। दास युग में कहा था, इसमें स्वामी और दास की बात थी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर छोटे छोटे उत्पादनों का उदय हुआ, उत्पादन के साधनों का उदय हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर छोटे छोटे, यहाँ पर क्या हुआ भैया, यहाँ पर छोटे छोटे उत्पादनों का क्या हुआ, उत्पादन के साधन का क्या हुआ, उत्पादन के साधनों का क्या हुआ मेरे भैया, यहाँ पर उदय हुआ। बात क्लियर समझ में आ गई। तो यहाँ पर छोटे छोटे उत्पादनों के साधनों का क्या हुआ, उदय हुआ। और जब छोटे छोटे उत्पादनों के साधन का उदय हुआ तो साथियों यहां पर कहीं ना कहीं राज्य भी अस्तित्व में आया। यहां पर क्या है भैया, राज्य भी अस्तित्व में आया, यानी राज्य भी क्या आया, अस्तित्व में आया। राज्य भी क्या आया, अस्तित्व में आया। जब छोटे छोटे उत्पादन के साधनों का उदय हुआ तो इसी समाज में क्या हुआ, राज्य का भी उदय हुआ। और साथियों ये जो छोटे छोटे उत्पादनों का साधन का उदय हुआ था, ये क्या थे, ये उत्पादन के साधन क्या थे, ये मजबूत नहीं थे। उत्पादन के साधन क्या थे इस समय, ये मजबूत साधन नहीं थे। जब मजबूत साधन नहीं थे तो इस समय क्या था, इस समय शोषण जो था, शोषण था हमारा वो निम्न स्तर पर था। शोषण जो था, शोषण कैसा था भैया, निम्न स्तर पर था। शोषण क्या था, शोषण कम था, डाउन था शोषण। तो शोषण कम हुआ करता था, क्योंकि दास यानी कि स्वामी और दास की बीच की बात करी जा रही है ना। आप लोगों ने अरस्तु के भी दास प्रथा पर विचार पढ़े। उन्होंने कहा कि दास के साथ कैसा व्यवहार करा जाना चाहिए, घर के सदस्य जैसा व्यवहार करना चाहिए, परिवार के सदस्य जैसे व्यवहार करना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी साथियों, उन्होंने भी दास के लिए और महिलाओं के लिए नागरिक नहीं बताया। बात समझते रहिएगा। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि भाई आदिम साम्यवादी युग के बाद क्या आया, दास युग आया। दास युग में स्वामी और दास हुआ करते थे। इस समय छोटे छोटे उत्पादनों के साधनों का उदय हुआ, और ये जो उत्पादन के साधन थे ये मजबूत नहीं थे। ये उत्पादन के साधन कैसे थे भैया, मजबूत नहीं थे। और इसी समय क्या हुआ, इसी समय राज्य का भी उदय हुआ। इसी समय क्या हुआ, राज्य का भी उदय हुआ। जब उत्पादन के साधन क्या थे, निम्न स्तर पर थे, यानी कि ये मजबूत नहीं थे। तो इसी वजह से साथियों हमारा शोषण भी कम था। इस समय शोषण भी कम था। बात क्लियर समझ में आई। अगला आया अपना सामंती युग। अगला कौन सा आया, सामंती युग आया। कौन सा आया भैया, सामंती युग आया, है ना। अभी मैं लिखूंगा, चिंता नहीं कीजिए, पहले समझते रहिएगा। अगला आया अपना सामंती युग। और सामंती युग में क्या था, जो सामंती युग था, जो भैया सामंती युग था, इसमें भी समाज दो वर्गों में विभक्त हुआ। एक जो कहलाया जमींदार, एक कहलाया जमींदार, ठीक है। और दूसरा जो जमींदार हुआ करता था, दूसरा कहलाया अपना कौन सा एक प्रकार से कह सकते हैं हम किसान कह सकते हैं। तो एक जमींदार कहलाया, दूसरा कहलाया किसान, या बोले तो मजदूर बोले या किसान बोले, है ना, किसान ही लिख दे रहे हैं हम। एक कहलाया किसान, दूसरा था जमींदार, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई इसके बाद आया सामंती युग। सामंती युग में क्या था, एक जमींदार था, एक किसान था। तो इस समय जो उत्पादन के जो साधन हुआ करता था, इस समय भैया जो उत्पादन का जो साधन हुआ करता था, उत्पादन का जो साधन हुआ करता था मेरे भाइयों, वो क्या हुआ करता था, वो कृषि हुआ करता था। वो क्या था, वो कृषि था। यानी उत्पादन का साधन क्या था भैया, कृषि था। और जब उत्पादन का साधन जो कृषि था साथी, ये उत्पादन का साधन क्या था, ये पहले से मजबूत था। यानी कि दास युग से अधिक मजबूत उत्पादन का साधन कहाँ था, तो सामंती अवस्था में। ये जो उत्पादन का साधन था पहले से क्या था, ये मजबूत था। ये क्या था, मजबूत था। तो यहाँ पर जब मजबूत उत्पादन का साधन था तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राज्य भी मजबूत हुआ। राज्य भी क्या था, राज्य भी मजबूत हुआ।
है ना। राज्य भी क्या हुआ, मजबूत हुआ। जब राज्य मजबूत हुआ, उत्पादन के साधन मजबूत हुए, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो भी मजबूत हुई, है ना। यानी कि जिमीदार और किसान के बीच की जो खाई थी, जो खाई थी, खाई मतलब गहराई, गड्ढा, ऊंच नीच, वो भी क्या हुई, वो भी बढ़ी। इसका मतलब यहाँ पर भैया शोषण भी क्या हुआ, शोषण भी बढ़ा। पहले से यहाँ पर शोषण भी मजबूत हमको देखने को मिला, क्योंकि उत्पादन के साधन जहाँ मजबूत होंगे वहीं पर क्या है, शोषण भी हमें चरम पर दिखाई देगा। शोषण हमें यहाँ पर मजबूत दिखाई दिया, यहाँ पर मजबूत दिखाई दिया। अगला आया पूंजीवादी युग। कौन सा आया भैया? अगला आया पूंजीवादी युग। ठीक है, चलिए अगला आया पूंजीवादी युग। मैं इसे रब कर दूं। अगला आया पूंजीवादी युग। अगला कौन सा आया? अगला आया पूंजीवादी युग। पूंजीवादी पूंजीवादी युग। इस पूंजीवादी युग में भी जो समाज था हमारा, समाज मेरे साथी दो वर्गों में विभक्त हुआ। एक कहलाया कौन? एक कहलाया भैया कौन? अमीर। पूंजीवादी में कौन कहलाया? एक कहलाया अमीर, यानी कि जो क्या था, अमीर बोले या फिर इसे पूंजीपति बोले, पूंजीपति, या फिर हम इसे उत्पादन का जो साधन का मालिक बना, उत्पादन के साधन का मालिक, साधन का मालिक, ये क्या था? ये अमीर या फिर पूंजीपति कहलाता था। तो पूंजीवादी युग आया। इसमें क्या हुआ? इसमें अमीर वर्ग, या इसे पूंजीवादी, पूंजीपति कहते हैं, या फिर ये जो व्यक्ति हुआ करता था पूंजीपति, उसको कहते थे हम उत्पादन के साधन का मालिक। तो जो व्यक्ति उत्पादन के साधन का मालिक बना उसे हमने पूंजीपति बोला या फिर अमीर वर्ग कहा, अमीर व्यक्ति कहा भाई साहब। एक जो बना वो बना मजदूर, मजदूर यानी गरीब। ठीक है भैया। तो जो उत्पादन के साधनों का मालिक नहीं बना उसे हम लोगों ने मजदूर या गरीब कह दिया। जो उत्पादन के साधन का मालिक बना उसे हमने पूंजीपति कह दिया। इस समय उत्पादन के साधन क्या हुआ करते थे? इस समय साथी उत्पादन के साधन जो हुआ करते थे वो उद्योग हुआ करते थे। इस समय उत्पादन के साधन क्या हुआ करते थे? उद्योग हुआ करते थे। तो इस समय साथियों उत्पादन के साधन के रूप में किसका उदय हुआ? तो उद्योगों का उदय हुआ। और इस समय जब उद्योगों का उदय हुआ तो उत्पादन के साधन क्या थे? और मजबूत हुए। उत्पादन के साधन क्या हुए? और साथियों मजबूत हुए। तो शोषण भी अपने चरम पर पहुंचा। इस समय क्या था? इस समय शोषण अपने चरम पर था। कहाँ पर? पूंजीवादी युग में। क्योंकि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब उद्योगों का विकास हुआ तो कहीं ना कहीं साथियों यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, जो गहराई है, वो साथियों बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसीलिए इसमें जो शोषण था, शोषण अपने चरम पर था। कहाँ पर? पूंजीवादी युग में। तो मार्क्स ने साथियों इतिहास के तमाम युगों की चर्चा की है। जैसे मैंने आपको बताया आदिम साम्यवादी समाज, दूसरा दास युग की मैंने आपसे बात करी, तीसरा सामंत युग की मैंने आपसे बात करी, चौथा मैंने आपसे साथियों पूंजीवादी युग की बात करी। एक हम बात करते साम्यवादी समाज की। कौन सी बात करते हैं भैया? साम्यवादी समाज। साम्यवादी समाज, साम्यवादी, साम्यवादी समाज। तो साम्यवादी समाज में क्या? साम्यवादी समाज में साथियों यहाँ पर ना तो कोई वर्ग है भैया, यहाँ पर ना तो कोई वर्ग था और ना ही कोई क्या था, ना ही कोई राज्य था। यहाँ पर मेरी बात सुनते रहिएगा, यहाँ पर ना तो कोई वर्ग था, ना तो कोई भैया वर्ग था, और ना ही कोई क्या था, ना ही कोई राज्य था। यहाँ पर राज्य भी नहीं था, यहाँ पर भैया वर्ग भी नहीं था,
यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो उत्पादन के जो साधन थे, सुनते रहिएगा, जो उत्पादन के जो भैया साधन थे, उन उत्पादन के साधनों पर क्या था, सभी का साझा नियंत्रण था। सभी का क्या था, सभी का साझा नियंत्रण हुआ करता था। सभी का साझा नियंत्रण, सभी का साझा नियंत्रण था। बात समझ में आ रही है। और लोग क्या करते थे, लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते थे, क्षमता के अनुसार कार्य, क्षमता के अनुसार कार्य करते थे। और साथियों आवश्यकता के अनुसार क्या करते थे, आवश्यकता के अनुसार वेतन पाते थे। आवश्यकता के अनुसार क्या पाते थे, वेतन पाते थे। बात क्लियर समझ में आ गई। साम्यवादी समाज में क्या था, यहाँ पर ऐसा समाज था जहाँ ना तो कोई वर्ग था ना ही कोई राज्य था, यानी कि वर्ग विभाजन यहाँ पर नहीं था। ना तो कोई अमीर था ना ही कोई गरीब था। यहाँ पर जो उत्पादन के साधन हुआ करते थे उन पर सबका साझा नियंत्रण था। सभी को बराबरी का अधिकार दिया जाता था। उत्पादन के साधनों पर सभी का बराबर नियंत्रण था। लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते थे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाते थे। बात क्लियर समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, अगला आता अपना समाजवादी समाज। तो समाजवादी समाज अभी हम लोग देखेंगे, थोड़ा बड़ा है, 8-10 लाइन है उसमें देखते चलेंगे। ठीक है, तो साथियों ये सभी बातें मैंने आपको बताई, इन सब बातों को लिखने का प्रयास करें। ठीक है, एक बार सुने कि साथियों ये जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या का उन्होंने जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत में उन्होंने द्वंदात्मक भौतिकवाद का क्या किया है, ये विकसित रूप है। यानी कि ये क्या है, ये जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत है, ये क्या है मेरे साथी, ये द्वंदात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत, उसका क्या है, उसका विकसित रूप है। उसका विकसित रूप है। इस सिद्धांत में मार्क्स ने बताने का प्रयास किया कि जिस प्रकार इतिहास के विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों का उदय हुआ, जिस प्रकार इतिहास के विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों का क्या हुआ, उदय हुआ, और विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों के आधार पर समाज का संपूर्ण निर्धारण अलग अलग रूपों में था, उन्होंने यह बताने का प्रयास किया। मार्क्स ने साथियों उत्पादन के साधनों को क्या बताया, आधार बताया, और अन्य सभी को क्या बताया, अधिसंरचना बताया। यानी कि उत्पादन के साधन के आधार पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज क्या करता है, अपने सभी टारगेट फिक्स करता है। संपूर्ण समाज का निर्धारण वही होता है। जिस समय अमीरों के हाथ में उत्पादन के साधन होंगे, उस समय साथियों जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ेगी। इसका मतलब जो उत्पादन के साधनों का मालिक होगा वही साथियों संपूर्ण समाज का क्या होगा, निर्धारण करेगा। और वो सभी क्या करेगा, सांस्कृतिक तौर पर भी करेगा, आर्थिक तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, शैक्षणिक तौर पर भी, वही सब कुछ क्या करेगा, सभी नियंत्रण स्थापित करेगा हर चीज़ पर। समझ रहे, संपूर्ण समाज की व्यवस्था का निर्धारण वही व्यक्ति करेगा जो उत्पादन के साधनों का मालिक होगा। ठीक है, लिखने का प्रयास करें मेरे साथी। कमेंट में एक बात बताइएगा मुझे, कमेंट में मुझे एक बात बताइएगा कि विधि नहीं तो स्वतंत्रता नहीं, विधि नहीं तो स्वतंत्रता नहीं, ये किसका कथन है, ये किसका कथन है। ठीक है भाई, चलिए लिखें इसमें। साथियों क्लास आपको समझ में आ रही होगी, पूरी उम्मीद है। आप लोग पढ़ते रहें, आप लोग ये ना देखें गुरुजी के पास डिजिटल बोर्ड ना। भैया डिजिटल बोर्ड से ज़्यादा अच्छा कंटेंट हम लोग आपको वाइट बोर्ड पर दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। डिजिटल बोर्ड पर अगर हम पढ़ाते होते तो आप लोगों को भी PDF से पढ़वाते, कोई भी कोचिंग वाले हों।
मास्टर क्या देखते हैं? अपना भला देखते हैं। ध्यान रखना इस बात की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हें यूट्यूब पर पूरा कोर्स पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे हम। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और देखिए, समय आने पर हम नया बैच भी लॉन्च करेंगे, एक समय आने पर हम नया बैच भी लॉन्च करेंगे। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग साथियों सपोर्ट करें। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। तो बस करना कुछ नहीं है, जो आपके साथी हैं उसके लिए वीडियो हमारी क्लास शेयर कर दिया करें कि भाई ये गुरुजी हैं, ये हमारे भैया जी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जैसा भी पढ़ाते हैं आप बताइएगा कि एक बार पढ़ के देखिएगा इनसे। तो कम से कम हमें आपकी सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। देखिए, यूट्यूब पर ना तो हमें आप पैसा दे सकते, ना हम आपसे पैसा ले सकते। यदि हम एप्लीकेशन पर पढ़ाते, खुद का ऐप बनाते, तो आप पैसे भी देते और हम लेते। तो भैया हमें पैसा ना चाहिए किसी का। ये क्लास इस वजह से शुरू की गई है, जो बच्चे कोचिंग की फ़ीस नहीं दे पाते, जो बच्चे ज़्यादा ही गरीब हैं, बेचारे ज़्यादा निर्धन हैं, ये क्लास उनके लिए शुरुआत की गई है भैया। जिनके पास पैसा है वो हमारे जाने लाख की फ़ीस में जाओ, 2 लाख की फ़ीस में जाओ, हमें कोई मतलब ना। हमारी जो क्लास है, हमारी क्लास निर्धन परिवार के लिए है, और हम भी साथियों उसी परिवार से आते हैं जिस परिवार से आप लोग हमारी क्लास देख रहे हैं। हम भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, खाओ और कमाओ, वो वाला हिसाब किताब है भाई साहब। तो जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी है, वही व्यक्ति गरीबों के हित में सोचता है, वही व्यक्ति सर्वहारा। अरे हम समाजवाद पढ़ रहे हैं भैया, हम समाजवाद पढ़ रहे हैं, हम कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं भाई। और कार्ल मार्क्स को पढ़े और व्यक्ति के दिमाग में विचारधारा परिवर्तित ना होती तो हो ही नहीं सकता। हम लोग जेएस मिल को पढ़ें और हमारी विचारधारा स्वतंत्रता की ओर ना जाए तो हो ही नहीं सकता ऐसा, तो है ना। हम लोग लॉ पढ़ें, लोकतंत्र की बात ना करें, विधि और स्वतंत्रता की बात ना करें, तो साथियों असंभव है। तो अपने अपने अलग अलग विचारधारा की क्या होती है, उनकी पहचान होती है, और उन सबको पहचान करके साथियों आप लोग आगे बढ़ना चाहिए आप लोगों के लिए। और जो समाज की मुख्य धारा है उससे जो कटे हुए लोग हैं, जिन्हें दबा दिया गया, हाशिए पर उन्हें ले जाकर रख दिया गया, किसी कारणवश उनकी स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया, हमें ऐसे लोगों के लिए कार्य करना है। हमें ऐसे लोगों के लिए कार्य करना है साथियों, बात क्लियर है। हमें ऐसे लोगों के लिए कार्य करना है। जब हम साथियों बात समझिएगा, हमें ना आपको स्वतंत्र उसमें पढ़ाया होगा, स्वतंत्रता में पढ़ाया होगा कि भाई स्वतंत्रता में क्या होता है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं, स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं, और इसीलिए साथियों हम अधिकारों की चर्चा पहले करते हैं, स्वतंत्रता की चर्चा बाद में करते हैं। और जब सभी को समाज में स्वतंत्रता दे दी जाती है, जब सभी को समाज में स्वतंत्रता दे दी जाती है, तो उस समय समानता की उत्पत्ति होती है। जब हम एक वर्ग की किसी एक विशेष वर्ग की स्वतंत्रता को समाप्त कर देंगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम नीच हो, तुम अछूत हो, तो भाई आपने क्या करा, आपने उस समाज की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। जब आपने किसी एक महत्वपूर्ण वर्ग की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि समाज में हम समानता स्थापित करने की बात कर रहे हैं साथियों। समझ रहे हैं? ये जो स्वतंत्रता होती है हमारी तमाम आधारों पर बाधित होती रहती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर, तमाम आधारों पर स्वतंत्रताओं को बाधित किया जाता है। इन्हीं सभी बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए हमारे संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। और कौन सा अनुच्छेद से कौन से तक है भैया? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के और 18 तक की बात की गई है। उसमें आप लोग देखेंगे आर्टिकल 14 है, 15 है, 15 क्लॉज 1 है, 15 क्लॉज 2 है, 15 क्लॉज 3 है, 15 क्लॉज 4 है, 15 क्लॉज 5 है, 15 क्लॉज 6 है। आप दुनिया आपको आर्टिकल नंबर 15 पढ़ाएगी, मैं भाई साहब 15 क्लॉज 6 पढ़ा दूँ, तुम्हें 16 क्लॉज 6 पढ़ा दूँ, समझ रहे हैं आप? 16 क्लॉज 4 तो पूरी तरीक़ा से जो सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात करता है, कम से कम पूरी फिल्म है भाई साहब 2 घंटा की। उस पर हम लोग किसी विशेष चर्चा करेंगे उस दिन, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन का भाग पढ़ेंगे, तो हम लोग उस समय देखेंगे। मौलिक अधिकार आप लोगों को इतने बेहतर ढंग से समझा दिए जाएंगे
बहुत बेहतर ढंग से। आपको संसदीय व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण बढ़िया तरीका समझा दी जाएगी। संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भाई साहब क्वेश्चन एग्जामिनर की औकात नहीं, क्वेश्चन बाहर निकाल दे आपके नोट्स से। सिर्फ आप क्या चाहिए, आप कंसंट्रेशन बना के आप लोग भाई साहब साथ दीजिए। जब आप साथ नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए हम लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जहां जहां द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जहां द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण राजनीतिक विचारों का मूल आधार है, वहीं इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, वहीं ऐतिहासिक भौतिकवाद लिख लीजिए, ये वहीं ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वहीं ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत उसका विकसित रूप है। उसका लिखिए, उसका विकसित रूप है। बात आगे समझ में? लिखिए आगे। इस सिद्धांत में मार्क्स ने यह बताने का प्रयास किया कि इतिहास के विभिन्न युगों से उत्पादन के साधनों का उदय हुआ, कि जिस प्रकार इतिहास के विभिन्न युगों से उत्पादन के साधनों का क्या हुआ, उदय हुआ, और विभिन्न युगों में उत्पादन के साधन के आधार पर, और विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों के आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण अनेक रूपों में हुआ। तो संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण अनेक रूपों में या फिर अलग अलग रूपों में बात एक ही है। अलग अलग रूपों में लिखिए, अलग अलग रूपों में हुआ। इन्होंने बताने का प्रयास किया इस सिद्धांत में कि इतिहास के विभिन्न युगों से उत्पादन के साधनों का उदय हुआ, और विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों के आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया जाता था। यानी कि जिस व्यक्ति के पास, जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधन हुआ करते थे, वही व्यक्ति, वही समाज क्या बनता था,
संपूर्ण समाज का निर्धारण करता या संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करता बनता था। मार्क्स ने उत्पादन के साधनों को क्या बताया? आधार बताया, बेस बताया। मार्क्स ने उत्पादन के साधनों को आधार तथा शेष को अधिसंरचना बताया। शेष को क्या बताया भैया? अधिसंरचना बताया। मार्क्स ने बताने का प्रयास किया कि भैया जो उत्पादन के साधन है ना, जो उत्पादन के साधन हैं वो क्या हैं? वो भैया आधार हैं। वो क्या हैं? आधार हैं। मार्क्स ने उत्पादन के साधनों को क्या बताया? आधार बताया। यानी कि आधार बताया। और शेष सभी को क्या बताया? शेष सभी को भाई साहब अधिसंरचना बताया। चित्र ध्यान रखिएगा। शेष सभी को क्या बताया? जैसे शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तो जो व्यक्ति, मैंने आपको बताया कि मार्क्स ने उत्पादन के साधनों को क्या बताया भैया? आधार बताया। शेष सभी को अधिसंरचना बताया। तो आधार बताया उत्पादन के साधनों का। इन्होंने बताया कि उत्पादन के साधनों पर जिस व्यक्ति का, जिस वर्ग का क्या होगा? अपना नियंत्रण होगा। वही व्यक्ति क्या करेगा? संपूर्ण समाज का, संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करेगा। चाहे वो व्यवस्था शैक्षणिक हो, चाहे वो व्यवस्था आर्थिक हो, चाहे वो व्यवस्था धार्मिक हो, चाहे वो व्यवस्था सांस्कृतिक हो। तो इन सभी वर्गों में, इन सभी से संबंधित जो नीतियों का निर्धारण करेगा वही उत्पादन के साधनों का मालिक करेगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप लोगों के लिए। तो मैंने आपको बताया कि मार्क्स ने भाई साहब, मार्क्स ने क्या बताया है? मार्क्स ने इतिहास के अनेक रूपों की चर्चा की है। लिखिए, मार्क्स ने इतिहास के अनेक रूप बताए। जब इतिहास के अनेक रूप बताए, जैसे गुरुजी पहला रूप कौन सा बताओ भैया? तो सुनो, पहला रूप उन्होंने बताया कौन सा? उन्होंने कहा कि भैया पहले क्या था? पहले आदिम साम्यवाद युग। तो आदिम साम्यवादी युग था पहले, या फिर आदिम समाज था उस समय। इस समय क्या था मेरे साथी कि भैया इस समय उत्पादन के, लिखते रहो, उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस समय ना तो वर्ग था, न तो वर्ग था, और न ही राज्य था। तो ना वर्ग था, ना राज्य था। उत्पादन के साधनों का क्या हुआ था? उदय नहीं हुआ था। उत्पादन के साधनों का क्या नहीं हुआ था भैया? उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था। यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर सभी लोग क्या करते थे? सभी लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर क्या करते थे? सभी लोग
प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे, और आपस में मिलजुल कर रहते थे। आपस में क्या रहते थे? मिलजुल कर रहते थे। ठीक है, आपस में क्या रहते थे भैया? मिलजुल कर रहते थे। आपस में क्या रहते थे भैया? मिलजुल कर रहते थे। क्षमता के अनुसार क्या करते थे? क्षमता के अनुसार कार्य तथा आवश्यकता के अनुसार वेतन पाते थे। आवश्यकता के अनुसार वेतन पाते थे। और क्या था भाई? यहाँ पर मानव के लिए कार्य करता था। यहाँ पर क्या करता था? मानव के लिए कार्य करता था। और क्या था भाई? और जो व्यक्ति थे उनमें क्या था? व्यक्तियों में अपने और पराये की लालसा नहीं थी। ठीक है भाई, इतने पॉइंट नोट कीजिएगा। किसमें? आदिम समाज में। तो मैंने आपको बताया कि आदिम समाज में उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था। ना तो यहाँ कोई वर्ग था, ना ही कोई क्या था यहाँ पर, ना ही कोई राज्य था। सभी लोग क्या करते थे? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे, अपने आपस में मिलजुल कर रहते थे, क्षमता के अनुसार कार्य करते थे, आवश्यकता के अनुसार वेतन पाते थे, और मानव के लिए कार्य करता था। यहाँ पर है ना, मोरलिटी थी, नैतिकता थी। व्यक्तियों में क्या था? अपने और पराये की लालसा नहीं थी, एक दूसरे के लिए कार्य करते थे, अपने पराये को पहचानते ही नहीं थे यहाँ पर लोग। बात समझ में आ रही है मेरी? और साथियों, जब यहाँ पर उत्पादन के साधनों का उदय नहीं हुआ था तो यहाँ पर शोषण भी नहीं था। बात रही, सुनते रहिए, 8 नंबर पे लिखे हम, यहाँ पर क्या था? शोषण नहीं था। तो जब उत्पादन के साधनों का उदय हुआ ही नहीं था तो भाई साहब यहाँ शोषण था ही नहीं, अमीर और गरीब के बीच की खाई थी नहीं, क्योंकि सब लोग क्या हैं? सब लोग एक समान हैं, सभी लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक। अगला लिखिए, दास युग आया। कौन सा आया भैया? दास युग। इतिहास का अगला युग कौन सा है? दास युग। इसमें क्या हुआ? जो समाज था हमारा समाज था, समाज 2 वर्गों में विभक्त हुआ। कौन कौन से 2 वर्गों में विभक्त हुआ भैया समाज? नंबर 1 तो कहलाए स्वामी या मालिक। दूसरा जो वर्ग बना अपना, वो कहलाया कौन? दास, या इसे हम गरीब बोल सकते हैं भाई साहब। ठीक, दास या गरीब। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भाई साहब उत्पादन के साधनों का उदय हुआ। यहाँ पर उत्पादन के साधनों का उदय हुआ, और ये साधन मजबूत नहीं थे। जब उत्पादन के साधनों का उदय हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ भाई साहब? यहाँ पर राज्य का भी उदय हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर राज्य का भी उदय हुआ। राज्य का
उदय हुआ। जब उत्पादन के साधनों का उदय हुआ, यानी कि, और ये जो साधन हुआ करते थे ये साधन मजबूत साधन नहीं थे, है ना, मजबूत साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी जो उत्पादन के साधनों का मालिक बना वो स्वामी कहलाया, जो मालिक नहीं बना वो दास कहलाया। ये क्या है, ये मालिक है। कैसा, उत्पादन के साधन। ये कैसा है भैया, उत्पादन के साधनों का मालिक है, उत्पादन के साधनों का। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये दास क्या है, ये मालिक नहीं है। ये क्या है, ये मालिक नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस समय उत्पादन के साधनों का उदय हुआ। उत्पादन के साधन मजबूत नहीं थे, राज्य का भी उदय यहीं पर हुआ। जब राज्य का उदय हुआ और उत्पादन के साधन मजबूत नहीं थे तो यहाँ पर शोषण कैसा होगा भाई, शोषण कैसा होगा, शोषण का स्तर निम्न होगा। यहाँ पर जो शोषण था भाई साहब, शोषण की शुरुआत हुई यहाँ पर। शोषण कैसा था, शोषण निम्न स्तर का था। शोषण का स्तर कैसा था, शोषण का स्तर निम्न स्तर था। शोषण का स्तर कैसा था, निम्न स्तर था। बात क्लियर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर वर्ग विभाजन हुआ। जैसे ही उत्पादन के साधन का उदय हुआ वैसे ही वर्ग विभाजन हुआ। जो उत्पादन के साधन का मालिक बना वो स्वामी कहलाया, जो नहीं बना वो दास कहलाया। और ये उत्पादन के साधन कैसे थे, मजबूत नहीं थे, इसीलिए जो शोषण था वो निम्न स्तर पर था और राज्य का भी उदय यहीं पर हुआ। ठीक है, राज्य का भी उदय हुआ। अगला आया सामंती युग, इसे रफ करें। अगला आया अपना सामंती युग। ठीक, अगला आया चलिए, अगला कौन सा आया, अगला आया अपना सामंती युग। सामंती युग, सामंती युग में भी साथियों जो अपना समाज था, जो अपना समाज था वो दो वर्गों में विभाजित हुआ। सामंती युग में, सामंती युग में भी समाज दो वर्गों में क्या हुआ भैया, विभाजित हुआ। एक वर्ग जो उत्पादन के साधन का मालिक बना वो कहलाया क्या, जमींदार, जमींदार या जिमीदार, जिमीदार, जमींदार। दूसरा कहलाया किसान, जो मालिक नहीं बना। तो इस समय सामंत युग में भी समाज कितने वर्गों में, दो वर्गों में विभाजित हुआ। पहला वर्ग कहलाया जमींदार, दूसरा वर्ग कहलाया किसान। जो उत्पादन के साधन का मालिक है वो जमींदार है, जो किसान है वो क्या है, मालिक नहीं है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भाई साहब सामंती व्यवस्था में जो उत्पादन का साधन हुआ करता था, उत्पादन का साधन कृषि था। उत्पादन का साधन क्या था, कृषि था। यहाँ पर उत्पादन का साधन क्या था, यहाँ पर उत्पादन का साधन क्या था भाई साहब, उत्पादन का साधन कृषि था। क्या था, कृषि था। जब उत्पादन का साधन कृषि था और ये जो उत्पादन था यहाँ पर मजबूत हुआ। उत्पादन के साधन कैसे हुए, उत्पादन के साधन कैसे हुए भाई साहब, मजबूत हुए। कैसे हुए, मजबूत हुए। और हमारा राज्य भी मजबूत बना, राज्य भी मजबूत होना प्रारंभ हुआ। राज्य भी मजबूत होना क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर शोषण भी क्या था, शोषण भी अधिक था। शोषण अधिक था, शोषण क्या था, अधिक था। उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन क्या था, कृषि था। उत्पादन के साधन कैसे थे, मजबूत थे।
बहुत बढ़िया। राज्य भी कैसा बनना प्रारंभ हुआ? मजबूत बनना प्रारंभ हुआ। शोषण भी कैसा हो गया अपना? शोषण भी अधिक हो गया। जब भैया जिम्मेदार हैं, किसान भाई साहब खेतों में काम कर रहे हैं, पट्टे पर ज़मीन दे दी कि तुम क्या करोगे, तुम ज़मीन करोगे, उत्पादन करोगे, लेकिन रखेंगे हम आप लोग केवल जीवन जीने के लिए, हम लोग क्या दे देंगे? अनाज दे देंगे। तो यहाँ पर जो ज़िम्मेदार हुआ करता था, ये जो ज़िम्मेदार हुआ करता था, यही ज़िम्मेदार क्या करता था, ये जो ज़मींदार हुआ करता था, यही क्या करता था, यही कर निर्धारण करता था। यही क्या करता था, यही कर निर्धारण करता था। यानी कि कर निर्धारण, जो कर लगाने की जो पॉलिसी होती है, जो टैक्स लगाने की पॉलिसी होती है, वो कौन करता था? वो ज़िम्मेदार ही करता था। बात आगे समझ में? तो ये कौन सा था? ये अपना सामंती युग था। ये कौन सा था मेरे भैया? ये सामंती युग था। बात समझ में आ गई? अगला कौन सा अपना? अगला आया पूंजीवादी युग। कौन सा आया? पूंजीवादी युग। पूंजीवादी युग। तो जो पूंजीवादी युग है भाई साहब, इसमें क्या हुआ? इसमें भी समाज जो अपना दो वर्गों में विभक्त हुआ। समाज दो वर्गों में विभक्त हुआ। पहला वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक बना, वो कहलाया पूंजीपति। वो कहलाया पूंजीपति, या फिर हम इसे अमीर बोल दें भाई साहब, अंबानी अडानी। ठीक है भाई, इसे हमने क्या बोल दिया? अमीर बोल दिया, पूंजीपति वर्ग। जो मालिक नहीं बना वो क्या कहलाया? वो कहलाया भाई साहब गरीब कहलाया। वो क्या कहलाया? वो गरीब कहलाया, है ना? वो क्या कहलाया? गरीब कहलाया। या फिर इसे हम मज़दूर बोल दें। क्या बोल दें भैया? मज़दूर बोल दें, है ना? यहाँ पर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन थे, वो क्या थे? उत्पादन के जो साधन थे, उत्पादन के जो साधन थे, वो क्या थे? वो उद्योग हुआ करते थे। वो क्या थे भैया? उद्योग थे। क्या थे? उद्योग थे। उत्पादन के साधन क्या थे? उद्योग थे। यहाँ पर उत्पादन के साधनों के रूप में किसका उदय हुआ? उद्योग का। उद्योगों का क्या हुआ? उदय हुआ। बात समझ में आ रही है आपको? और यहाँ पर कैसा हुआ? यहाँ पर साथियों जो राज्य था वो और ज़्यादा मजबूत हुआ। राज्य क्या हुआ? राज्य और ज़्यादा मजबूत हुआ। जब राज्य और ज़्यादा मजबूत हुआ तो क्या हो गया? शोषण भी क्या हुआ? अपने चरम पर पहुंचा। शोषण क्या था यहाँ पर? यहाँ पर शोषण क्या था? शोषण चरम पर था। चरम पर था। संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण कौन करते थे? संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण, संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण कौन करते थे भाई साहब? पूंजीपति वर्ग करता था। कौन करता था? पूंजीपति वर्ग करता था। कौन करता था मेरे साथी? पूंजीपति वर्ग करता था। ठीक है भैया, ठीक है भैया जी, पूंजीपति वर्ग करता था, करता था। तो यहाँ पर क्या था? शोषण अपने चरम पर था। बात क्लियर समझ में आ गई? तो ये बात बताने का कर रहे हैं प्रयास कौन? मार्क्स बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया जैसे जैसे इतिहास के युगों में उत्पादन के साधनों का उदय हुआ, वैसे वैसे साथियों जो उत्पादन के साधनों का मालिक बना, वही व्यक्ति, उसी ने क्या करा? उसी ने संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करना शुरू कर दिया। जैसे सामंत युग में जमींदार हुआ करते तो जमींदारों ने संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया। आदिम समाज में भैया कोई वर्ग विभाजन था ही नहीं, इसे तो छोड़ दो। पूंजीपति युग में क्या था? पूंजीपति वर्गों ने उतना उत्पादन के साधनों पर क्या उसका मालिकाना हक प्राप्त हुआ, वो आधार बना और उसने ही संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया और यहाँ पर शोषण अपने चरम पर पहुंचा। ऐसे दास युग में स्वामी और दास हुआ करते थे। दास क्या थे? उत्पादन के साधनों के मालिक थे। यहाँ पर उत्पादन के साधन ज़्यादा मजबूत नहीं थे, राज्य भी यहाँ पर मजबूत नहीं था, उदय हो गया था लेकिन शोषण निम्न स्तर पर था। तो ऐसे ही जिस प्रकार से जिस जिस युग में उत्पादन के साधनों का जो मालिक बना, उसने संपूर्ण समाज पर क्या किया? कब्जा किया और सभी नीतियों को, सभी पॉलिसियों को क्या हुआ? उसे बनाने का प्रयास किया। संपूर्ण समाज में, संपूर्ण समाज की व्यवस्था को निर्धारित करने का उसने प्रयास किया। बात ठीक है? अरे ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है ना? है ए भैया, ठीक है? अरे थके तो ना हो रे, देखो कितने मिनट हो गए हैं।
चलो, 59 मिनट की क्लास होगी भाई साहब। कितने मिनट की? 59 मिनट की क्लास होगी भाई साहब। ये 59 मिनट आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। मैं चैप्टर वाइज, जैसे मैंने मान चलो कार्ल मार्क्स में आज अपनी तीसरी क्लास है, 1 2 चौथी क्लास है। चौथी क्लास है, एक क्लास और होगी, 5 क्लासों में अपना क्या है, कार्ल मार्क्स कंप्लीट है। और इन 5 क्लासों को एक जगह मर्जर करके मैं क्या कर दूंगा, एक अपनी बड़ी लॉन्ग वीडियो बना दूंगा संपूर्ण कार्ल मार्क्स के ऊपर। तो संपूर्ण कार्ल मार्क्स के विचार आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, तो कोई दिक्कत होने वाली बात है ये ना? है? अरे ठीक है। अरे भैया तनक मनक तारीफ भी कर दी करो मास्टरों की। अरे आप लोगों के लिए इतने रात और दिन जाग के आप लोग इतना कंटेंट तैयार किया जा रहा है, आप लोगों के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक क्लास के पीछे ना जाने कितने घंटों की हमारी मेहनत होती है ना? ऊपर उस चीज़ को डिलीवर भी करना है, आप लोगों की खोपड़ी में भी घुसाना, अपनी खोपड़ी में से आप लोगों की खोपड़ी में घुसाना है। अरे भैया यही तो मास्टरी है, यही तो टीचिंग है, और किसे कहते हैं। चलिए, तो कौन कौन से युगों पर बात कर ली हमने? आदिम समाज, दास युग, साम्यवादी युग, पूंजीपति युग, है ना, इन्हों पर बात कर ली हमने। अब टॉप डालिए साम्यवादी समाज। साम्यवादी समाज, इसे मैं रफ कर दूं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। ठीक है भैया, उतार लीजिएगा भैया जी। ठीक है, जितनी भी मेरी बहनें जुड़ी हुई हैं वो भी क्लास को शेयर कर दिया करें। जो आपकी जो फ्रेंड होती हैं, गांव में कहते हैं सहेली, है ना भैया, क्या बोलते हैं? सहेली। और सहेली भाई साहब, सहेली तो सहेली होती है। मैं अभी आपको बात बताऊंगा सहेली की। मुझे एक बात ध्यान आएगी सहेली से मुझे एक बात ध्यान आई भाई साहब। उदाहरण पक्के पक्के हैं मेरे पास, क्योंकि मैं भी भाई साहब गांव से बिलोंग करता हूं। और गांव में क्या होता है तो आप जानते ही, गांव में क्या है, रीति रिवाज परंपरा, एक दूसरे की क्या करते हैं, एक दूसरे की बराबरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गलत इंटेंस से करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भैया सकारात्मक तरीका से, नकारात्मक तरीका से एक दूसरे की बराबरी करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वो क्या रह जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, समझे। और फिर दोष देते हैं नसीब के लिए। जिस व्यक्ति ने मेहनत नहीं करी, उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा, एक प्रकार से कहा जाए तो, रसगुल्ला होता है कि नसीब। तुम्हारे भैया नसीब में ना ही कोई बात, हमारे पढ़नो नसीब में ही ना हो, हैं ये लल्ली तेरे नसीब में ही ना हो पढ़नो, तो तू क्या करती पढ़ के? भाई साहब नसीब कह रहा तुमसे पढ़ने को, अरे नसीब कह रहा तुमसे पढ़ने को, नसीब नहीं। पढ़ना और ना पढ़ना तुम्हारे ऊपर है, समझे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? पढ़ना और ना पढ़ना आपके ऊपर है। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी सहेली की बात कर रहा था कि भाई गांव देहात में क्या होता है, लड़कियां होती हैं एक दूसरे की क्या होती हैं, वो फ्रेंड होती हैं। फ्रेंड मतलब सहेली होती हैं, दोस्ती कर लेती हैं आपस में। ना पढ़ने की बात पे बात चल रही थी हमारी। जो मेहनत करते हैं वो तो कुछ ना कुछ करते हैं, सरकारी ना करेंगे तो कुछ ना कुछ बनेंगे, अगर कुछ भी ना करेंगे तो एक अच्छा नागरिक जरूर बन जाएंगे, एक जिम्मेदार नागरिक जरूर बन जाएंगे, जो इन रिश्वतखोर, घूसखोर, आरोपी, बलात्कारी जैसे नेताओं के हलकटे में डंडा डाल के इनसे काम कराएंगे, ऐसे व्यक्ति जरूर बन जाएंगे आप पढ़ने के बाद। चलिए बात करते हैं सहेली की। बात ही ऐसा भाई साहब, एक मोहल्ले की बात थी, 4-5 लड़कियां थीं। वो शुरुआत में स्कूल जाया करती थी, समझते रहिए, वो शुरुआत में स्कूल जाया करती थी, कोई दिक्कत नहीं, जाया करती थी भाई साहब।
उसके बाद एक समय ऐसा आया कि दो लड़कियों ने पैसे ना होने के कारण, उनके माँ बाप की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। दो लड़कियां फिर जाती रही, कुछ दिन तक जाती रही, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक जो लास्ट लड़की आई, उसने कहा कि जब मुझसे कहा कि लल्ली स्कूल क्यों ना जा रही, तो वहाँ ने कही कि मैं ना जा रहा हूँ स्कूल, अब मैं करूँगा स्कूल जाए क्या। बे न जा रही, देखो वो ना जा रही, वो ना जा रही, वो ना जा रही, वो ना जा रही, मैं करूँगा स्कूल जाए क्या। अच्छा जी। भाई साहब 2-3 साल तक खूब फीस जमा करवाई उस लड़की की, स्कूल में जाती थी, जैसी मास्टर खड़े करे वैसी रोने लगे करे। मना कर दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब वो नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जा रही, वो ना जा रही तो मैं भी नहीं जा रही। और आज स्थिति ऐसी है कि वो जो 4 लड़कियां थीं, वो तो थोड़ी बहुत जाने भी हैं, वो थोड़ी बहुत जाने भी हैं, लेकिन जिस लड़की ने उन सब की वजह से स्कूल जाना छोड़ा था, उससे कुछ नहीं आता। उससे घड़ी में टाइम देखना भी नहीं आता, मोबाइल की परसेंट देखनी नहीं आती, 76% है, 75% है ना। क्या बज रहे हैं यूँ ना बता सकती वो, का लिख रहा हो कुछ, अरे कुछ ना पता, नाम भी ना लिखना आता। समझ रहे हैं, इतनी वीकनेस दूसरे की वजह से। तो मेरे साथी, आप लोग अब समझदार हैं। उनको बताने वाला, उनको गाइडलाइन देने वाला, गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था उस समय, लेकिन आप लोगों को तो माहौल है पढ़ने वाला। अरे हम हैं, और भी हमारे अध्यापक गण हैं जो अच्छा हमसे भी ज़्यादा बेहतर ढंग से पढ़ाते हैं। आप पढ़िए उनसे और अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए साथियों, अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए, एक अच्छा नागरिक बनिए। प्रयास कीजिए कि हम पहली बार में सिलेक्शन लेके चले जाएं। भाई साहब दूसरी बार इंतजार ना करना पड़े, इतनी तेज रफ्तार से हमें तैयारी करनी है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आते हैं, आंसर खटाक, ऑप्शन पढ़। अरे बहुत से बालक तो ऐसे होकर हैं, बस क्वेश्चन पर थोड़ी सी निगाह हमारी, ऑप्शन पढ़े कटाक, ऑप्शन पढ़े कटाक, ऑप्शन पढ़े कटाक। क्यों? कम से कम वो एग्जाम से पहले 5,000 या 10,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके गए होंगे। जब जाकर वो कटाक कटाक कर रहे हैं, भाई साहब ऐसे थोड़ी ना कटाक कटाक कर रहे, गर्दन काट रहे ना। उस चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं उसकी बहुत लंबी प्रैक्टिस रही होगी, उस चीज़ के पीछे बहुत बड़ा उसका संघर्ष रहा होगा। ठीक है। अगला डालिए साम्यवादी युग, सॉरी हाँ साम्यवादी आएगा, साम्यवादी समाज। ठीक, इस समाज में क्या था? इसमें भाई साहब जो उत्पादन के साधन थे, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो उत्पादन के साधन थे, उत्पादन के साधन जो थे, उत्पादन के साधन, उस उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण था, साझा नियंत्रण था। यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर ना तो वर्ग था, यहाँ न तो वर्ग था और न ही राज्य था। उत्पादन के साधनों पर सभी का साझा नियंत्रण था, यानी कि जो उत्पादन के साधन थे वो संपूर्ण समाज के हाथ में थे, और संपूर्ण समाज क्या करता था, सभी व्यवस्थाओं का निर्धारण करता था, सभी का अपना साझा नियंत्रण था। ना तो कोई वर्ग था, ना ही कोई राज्य था,
बात के लिए समझ में आई। ये बात कहाँ थी, ये साम्यवादी समाज में थी। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर शोषण होने की तो कोई बात है ही ना भाई। तो शोषण यहाँ पर, शोषण की तो बात ही नहीं है कोई। शोषण की यहाँ पर कोई बात नहीं है। चलिए अगला डालिए साथियों। अगला हम लोग डालेंगे समाजवादी। समाजवादी युग, ठीक। ये जो समाजवादी युग था, इस समाजवादी युग में जो सर्वहारा वर्ग था या फिर जो मजदूर वर्ग था, वो क्रांति के माध्यम से, क्रांति करके, सर्वहारा वर्ग या जो मजदूर वर्ग है वो क्रांति के माध्यम से पूंजीपति वर्ग को धराशायी करना चाहता था। तो पूंजीपति वर्ग को धराशायी कौन कर देना चाहता था, सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग। इसमें उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण स्थापित कर देना चाहते थे। यानी कि जो उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण था, तो सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण था। लिखिए इसमें क्या था भाई साहब, इसमें जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग या हम इसे बोले मजदूर वर्ग, सर्वहारा या मजदूर वर्ग क्या था, क्रांति के माध्यम से, किसके माध्यम से भाई साहब, क्रांति के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से पूंजीपति वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को धराशायी करना चाहता था, धराशायी कर देना करना चाहता था, ठीक है। इस समय यहाँ पर क्या था, उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण था, उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का क्या था भाई साहब, नियंत्रण था, सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण था। उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण था, तो सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण था। बात समझ में आई आपको। यहाँ पर जो समाजवादी युग था, इस समाजवादी युग में कुछ पूंजीपति पूंजीपति जो थे वो बचे रहते हैं, वो बचे रहते हैं और यहाँ पर राज्य भी बना रहता है। यहाँ पर लिखिए समाजवादी युग में क्या था, समाजवादी युग में, समाजवादी युग में कुछ पूंजीपति बचे रहते हैं और राज्य भी बना रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, राज्य भी बना रहता है और पूंजीपति बचे रहते हैं कुछ, और पूंजीपतियों को धराशायी कर देना चाहता है कौन, सर्वहारा वर्ग। बात समझ में आ गई। यहाँ जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग के लोग आपस में मिलकर एक सरकार के क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। लिखिए लिखिए यहाँ पर सर्वहारा वर्ग के लोग आपस में मिलकर एक
सरकार का गठन करते हैं जिसे सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र जिसे सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र कहा गया। जिसे सर्वहारा वर्ग का क्या कहा गया? अधिनायक तंत्र कहा गया। सर्वहारा वर्ग ने अधिनायक तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो बचे हुए जो पूंजीपति हैं उनको नष्ट करना ही और उत्पादन के साधन को बढ़ाना इस अधिनायक तंत्र का इन्होंने क्या बताया? उद्देश्य बताया। जो सर्वहारा वर्ग ने आपस में मिलकर के एक क्या बनाई? सरकार बनाई, जिसे अधिनायक तंत्र कहा गया। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है कि जो बचे हुए जो पूंजीपति हैं उनको नष्ट करना और उत्पादन के साधनों को बढ़ाना। ठीक है भाई, चलिए लिखिए। इनके अधिनायक तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? बचे हुए पूंजीपतियों को समाप्त करना और उत्पादन के साधनों को बढ़ाना। इनके अधिनायक तंत्र का क्या मुख्य उद्देश्य है? कि जो भाई साहब बचे हुए जो पूंजीपति हैं इनको क्या करना है? डंडा मार मार के क्या करना भाई साहब? समाप्त करना है, धराशायी करना है, उत्पादन के साधनों को बढ़ाना है। मार्क्स ने समाजवादी युग को अस्थायी एवं संक्रमणकालीन अवस्था की संज्ञा दी है। मार्क्स ने क्या कहा है? मार्क्स ने समाजवादी युग को अस्थायी एवं संक्रमणकालीन युग की संज्ञा दी है। मार्क्स ने क्या कहा? समाजवादी युग को अस्थायी है। ये भाई साहब ये क्या है? ये अस्थायी है। अस्थायी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सर्वहारा वर्ग में और पूंजीपति वर्ग में क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। और ये संघर्ष क्या हो जाएगा? एक दिन समाप्त हो जाएगा और साम्यवादी समाज हमारा आ जाएगा, जिसमें उत्पादन के साधनों का सबका साझा नियंत्रण बराबर होगा। ये संक्रमणकालीन है। जब इन दोनों में संघर्ष चलता है तो क्या होता है? संक्रमण हो सकता है, लोगों में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, क्रांति के माध्यम से इसके संघर्ष हो सकता है। तो इसे मार्क्स ने समाजवादी युग को अस्थायी एवं संक्रमणकालीन युग की संज्ञा उसने दी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साम्यवाद लाना है। समाजवादी युग का क्या है मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई साहब? साम्यवादी समाज की स्थापना करना। साम्यवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है भाई। अब अगला आता है अपना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में भाई साहब। ठीक है भाई? अरे ठीक है भैया। तो मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया है आज के सेशन में, 1 मिनट और देख लें हम लोग, कि भाई जो मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का जो दूसरा सिद्धांत है, ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद का जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है साथियों,
ये सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की क्या है, विकसित रूप है। इस सिद्धांत में इन्होंने कार्ल मार्क्स ने बताने का प्रयास किया है कि इतिहास के जो अपना जिस प्रकार इतिहास के विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों का उदय हुआ है और विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों के आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण अलग अलग रूपों में हुआ है। मार्क्स ने साथियों उत्पादन के साधनों क्या माना, आधार माना है और सभी को अधिसंरचना माना है। इन्होंने बताने का प्रयास किया कि जिस वर्ग के हाथ में क्या था, जिस समय उत्पादन के साधन थे उसके हाथ में, और वही व्यक्ति क्या बना, समाज के संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करता बना। जैसे इन सभी वर्गों में जो निर्माणकर्ता जिसके हाथ में उत्पादन के साधन थे, वही व्यक्ति ने संपूर्ण समाज पर क्या किया है, उस व्यवस्था का निर्धारण किया है। चाहे वो सांस्कृतिक व्यवस्था हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वह आपकी शैक्षणिक हो, चाहे वह आपकी आर्थिक हो। तो जो व्यक्ति उत्पादन के साधन का मालिक होता है, वही व्यक्ति सबका क्या करता है, संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करता है। मार्क्स ने विभिन्न युगों का क्या किया है साथियों, वर्णन किया है। जैसे मैंने आपको बताया दास युग है, और आपका क्या कहते हैं आदिम समाजवादी युग है, पूंजीवादी युग है, सामंती व्यवस्था का युग है, समाजवादी है, साम्यवादी है। इन सभी समाज के विभिन्न युगों का क्या किया, उन्होंने वर्णन किया है। इन सभी विभिन्न वर्गों में, इन सभी विभिन्न युगों में उत्पादन के साधनों के जो मालिक थे, वही संपूर्ण व्यवस्था का निर्धारण करते थे। जैसे जैसे उत्पादन के साधन के नियंत्रण में परिवर्तन देखने को मिला, वैसे वैसे हमारी संपूर्ण व्यवस्था के निर्धारण में भी हमको परिवर्तन देखने को मिला। एक समय ऐसा आया साम्यवादी युग, जिसमें उत्पादन के साधनों पर क्या हुआ, सभी का साझा नियंत्रण हुआ। ना तो कोई वर्ग बना, ना ही कोई राज्य बना। तो यहाँ पर वर्ग विभाजन नहीं था, यहाँ पर क्या था भाई साहब, संपूर्ण संसाधनों पर, समाज के संसाधनों पर सभी का साझा नियंत्रण था। ठीक है, यहाँ पर शोषण भी नहीं था। तो साम्यवादी युग तक हम लोग पहुँचे। तो साथियों आज की जो हमारी क्लास हुई, बताइएगा आपको कैसी क्लास लगी। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, आप लोग मेरे बिल्कुल ध्यान दीजिए उस बात पे। ठीक है, तो साथियों जितने हमारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं क्लास में, सभी लोग अपनी क्लास को शेयर कर दें। जितनी हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, अपनी बहनों तक, अपनी जो आपकी सहेली हैं, है ना, उन तक हमारी क्लास शेयर कर दें। ठीक है, ताकि आपके जैसे, हमारे जैसे और लोगों का भला हो सके। जिन लोगों के लिए हमने क्लास स्टार्ट की है, हम उन लोगों का भला कर सकें। हमारा उद्देश्य है साथियों, जो गरीब से गरीब, जो निर्धन से निर्धन, जिसे समाज ने सताया है, उस तक हमारी क्लास पहुंचे, और हमारी क्लास से साथियों वो उस व्यक्ति का कुछ भला हो। तो साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।